हेलो दोस्तों, मैं रितेश स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। और आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न की। पहला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और ये प्रश्न इस प्रकार है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। आपके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है 1905, 1919, 1928 और 1947। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका 1928। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि नेहरू रिपोर्ट जो था, जो कि 1928 में प्रकाशित होता है, एक संवैधानिक दस्तावेज साबित हुई, जैसा उसने दावा किया गया था। यानी उसमें दावा किया गया था कि ये एक संवैधानिक दस्तावेज है और इसमें विधिक रूप से लिखे गए 22 अध्याय और 87 अनुच्छेद इस वाले में शामिल है। ठीक है, ये लाइन आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस अनुच्छेद में, पहले अनुच्छेद में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वशासन, जिसको डोमिनियन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की चर्चा की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो है कि सबसे उल्लेखनीय प्रावधान जो था इस नेहरू रिपोर्ट का, वो ये था कि मुफ्त में प्रारंभिक शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है कि आपका ये क्लियर होगा कि नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी। आपके जो ऑप्शन है वो ये है, ढाका में है, या फिर कानपुर होगा, या नई दिल्ली होगा, या लाहौर होगा। तो प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब है वो आपका ढाका होगा। आइए इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि मुस्लिम लीग का गठन जो होता है 1906 में ढाका में होता है, और वो आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ये आपके 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। ठीक है, और अगर एडिशनल चीज़ जानना हम चाहें तो ये होगा कि चौधरी रहमत अली जो है पहली बार पाकिस्तान शब्द के प्रयोग किए थे, है ना। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, तो उसका जवाब होगा चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान वर्ष में शुरू हुई थी, यानी कौन सा वर्ष था जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन है 1945, 1942, 1930 और 1919। तो प्यारे मित्रों, आप सभी जानते ही होंगे 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बे में जो अधिवेशन होता, ध्यान रखना है कि बम्बे अधिवेशन जो था उसमें भारत छोड़ो आंदोलन की प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसका जो इसमें मांग जो थी वो भारतीय मतलब ब्रिटिश शासन की क्या थी, वहाँ पे ब्रिटिश से ये बात कही गई थी कि ब्रिटिश अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, यह यहाँ पे भारत छोड़ो का नारा भी दिया गया था, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो गया आपका कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी जानते ही होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी भारत की आज़ादी में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसकी स्थापना जो थी वो 1885 में होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन से थे। क्या वो भूमेश चंद्र बनर्जी थे, क्या वो बद्रुद्दीन तैयबजी थे, या बिपिन चंद्र पाल थे, या लाला लाजपत राय थे। तो ये जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे प्यारे मित्रों, वो आपके हैं कौन, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, वो आपके कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो थे अध्यक्ष बने थे। ठीक है, एओ ह्यूम जो उसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अब इसका जो थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। ठीक है, संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम थे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र, ये तो क्लियर हो ही गया। ठीक है, ये बॉम्बे में इसकी स्थापना होती, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और पहला अधिवेशन जो था वो आपका डेट भी आप याद रख सकते हैं, वो था आपका 28 से 31 दिसंबर 1885 तक एओ ह्यूम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन में शुरू हुआ था। आपके ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो असहयोग आंदोलन का जो दौर चल रहा था प्यारे मित्रों, उस समय जो था ये गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ज़रा देख लें। एक्सप्लेनेशन ये करता है, इसकी व्याख्या जो है वो कहता है कि भारतीय गांधी इरविन समझौता जो था भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, और इसमें जो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक हस्ताक्षर हुआ था, और इसका जो तारीख था वो था आपका 5 मार्च 1931। ठीक है, और ये इसमें ये बात तय होती है कि ये मतलब जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 30-31 में जो हो रहा था, उससे ये थोड़ा सा पहले हुआ था। ठीक है,
तो ये इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। और इसी के बाद गांधी जी दूसरे मतलब कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत भी हुए थे। और एकमात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन ही था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया? प्यारे मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन है 1909, 1910, 1911 और 1912। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा प्यारे मित्रों वो होगा आपका 1911। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या ये है कि 1772 में गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग, है ना, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारिंग हेस्टिंग था। और वारिंग हेस्टिंग जो थे द्वारा कलकत्ता में भारत की राजधानी बनाया गया था। 72 की बात थी, 72 में कलकत्ता भारत की राजधानी थी। शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। ठीक है, 1911 तक भारत की राजधानी क्या रही थी? कलकत्ता ही था। 1911 में, ठीक है, राज्याभिषेक के दरबार में किंग जॉर्ज प्रथम ने दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम जो है कि दिल्ली को भारत की राजधानी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कि गुलामगिरी, है ना, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन है आपके दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले और राजा राममोहन राय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि ज्योतिबा फुले जो थी वो गुलामगिरी की आपकी लेखक थी। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या ये है कि गुलामगिरी अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति थी। और ये कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपकी 1800, ये आपका लिखा गया था 1873 में, है ना। ठीक है, बस इतनी सी बात काफ़ी है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सी पुस्तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो ये आपकी जो किताबों के नाम दिए हुए हैं ये है ए सोर्स इन इंडियन फिलोसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, है ना, द ब्रह्मसूत्र, फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, या इनमें से कोई नहीं। तो ये परफेक्ट आंसर इसका है कि इनमें से कोई नहीं। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या को हम देखते हैं। तो यह है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पहले कुछ पुस्तकें हैं, उसको आप एक बार ध्यान में ले लीजिए। वो पुस्तकें ये हैं कि द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये 1918 में प्रकाशित होती है और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। उसके अलावा है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, और आप कहें कि द प्रिंसिपल उपनिषद है। ये सारे आप देख सकते हैं लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? तो मंगल पांडे जो थे वो बलिया के रहने वाले थे और मेरठ के बैरकपुर छावनी जो थी, सॉरी बैरकपुर जो छावनी थी वहाँ पे इन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत किया था इनके द्वारा, और वहाँ पे अपने ही ऑफिसर को गोली मार दी गई थी। तो उनका संबंध जो था वो बैरकपुर से था। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। व्याख्या यही कर रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन काल में नई एनफील्ड राइडर जो थी जिसमें सुअर और गाय के मांस के लगे हुए थे, और इसका विरोध मंगल पांडे के द्वारा किया जाता है। और इस तरीके से 1857 की क्रांति जो होती है 8 अप्रैल 1857 को शुरू होती है और बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे के पूरे कुछ प्रश्नों को व्याख्या सहित देखें और ये आपके लिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अगर वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ ठीक लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अंत तक देखने के लिए वीडियो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।